ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी, एलटी लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। आईएएस प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन पेपर है 2010 का, पॉलिटिकल साइंस का। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट नॉजिक की बुक है एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। इनकी बुक है एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, 1974 में ये लिखी थी इन्होंने। इसमें इससे रिलेटेड कथन है, इसमें दिया गया है, एक अधिकारों पर आधारित, एक अधिकार है उस पर आधारित आमूल परिवर्तनवादी दर्शन को विकसित करती है जो न्यूनतम राज्य का समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी राइट मिल्स द्वारा अपने अध्ययन में सर्वप्रथम प्रयुक्त शब्द शक्ति, जो शब्द युग्म है शक्ति अभिजन, किसे निर्दिष्ट करता है? तो इनको जो शक्ति अभिजन सी राइट मिल्स का ये कथन है, इससे रिलेटेड है जो मॉडर्न सोसाइटी है, आधुनिक समाज में मुख्य राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक संस्थाओं को संचालित करने वाले अतिव्यापी गुट से ये रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक पूंजी क्या निर्दिष्ट करती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। सामाजिक पूंजी नागरिक समाघात को संपरिवर्तित करने वाले नेटवर्क, मानक और न्यास द्वारा यथानिरूपित सामाजिक संयोजकता को निर्दिष्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। किमलिका का, जो बिल किमलिका का है, उनका नागरिकता सिद्धांत किस पर आधारित है? तो इनका नागरिकता सिद्धांत सांस्कृतिक रूप से विभेदीकृत अधिकार पर आधारित है। ये ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शस्त्र धारण करने, संपत्ति का स्वामित्व और स्वशासन की क्षमता रखने के रूप में नागरिकता की केंद्रीय धारणा को राजनीतिक सिद्धांतकारों के निम्नलिखित समूहों में से किसके द्वारा मूलतः दोषयुक्त माना जाता है? तो ये जो शस्त्र धारण करने, संपत्ति का स्वामित्व और स्वशासन की क्षमता रखने के रूप में नागरिकता की केंद्रीय धारणा जो है को राजनीतिक सिद्धांतकारों के जो समूह हैं उसके द्वारा दोषमुक्त माना जाता है। तो कौन सा समूह है? वो अराजकतावादी समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल पॉपर ने जिस खंडशः सामाजिक इंजीनियरिंग की वकालत की है वह किस परिवर्तन के लिए निर्देशन प्रदान करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। विधि द्वारा अभिवृद्धि परिवर्तन के लिए निर्देशन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सकारात्मक क्रिया नीतियों का सर्वोत्तम औचित्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, समान अवसर का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, नागरिकता की नागरिक गणतंत्रीय दृष्टि से किसका समर्थन करती है? जो नागरिकता है उनकी नागरिक गणतंत्रीय दृष्टि से किसका समर्थन करती है? तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी है, सभी के लिए समान अधिकारों और समान अभिगम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी.ई. मार्शल नागरिकता के लिए एक व्यक्ति एक वोट को किससे जोड़ता है? तो इनका ये कथन है, टी.ई. मार्शल नागरिकता के लिए एक व्यक्ति एक वोट को पूंजीवाद के संदर्भ में सामाजिक वर्ग और इसका उपोत्पाद बाजार से रिलेटेड इससे जोड़ते हैं, एक व्यक्ति एक वोट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि के नियम के उपसाध्य हैं, जो विधि का नियम है उसके उपसाध्य कौन कौन से हैं? तो ये ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। समाज के शासक अभिजनों को विधि के अधिदेशों का अनुवर्तन करना ही चाहिए। देश विधि को उचित रूप से अधिसूचित किया जाना चाहिए ताकि नागरिकों को ज्ञात हो सके कि यह उन्हें कैसे प्रभावित करेगी, और लोगों के किसी विशिष्ट वर्ग के लिए कोई विधि नहीं होनी चाहिए। ये सारे इसे विधि के नियम के उपसाध्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गृह एवं विदेशी, जो गृह एवं विदेशी दोनों में अन्य अभिकरणों के साथ अपने संबंधों में स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस द्वारा विशेषीकृत है? तो ये है संप्रभुता, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 12 है, संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत किसमें विश्वास करता है? तो संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत संप्रभु शक्ति का विवरण में विश्वास करता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, अरस्तु के यह घोषणा करने में कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है,
तो सबसे पहले तो इसमें यही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये किसका कथन है। मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है, तो ये अरस्तू का है। और इसमें कौन सा आशय नहीं था, अब कौन सा आशय नहीं था ये पूछा गया है, तो राज्य और सिविल समाज के बीच विभेद नहीं था। ठीक, तो ये गलत है, विभेद नहीं था, आपस में मिलजुल कर लोग रहते थे। तो अब कौन कौन सा है ये इसको भी जानना जरूरी है। अब इसमें नहीं वाला पूछ लिया गया है। मनुष्य केवल राजनीतिक समुदाय में ही अच्छा जीवन जी सकता है। ये है, राजनीति एक नैतिक क्रिया है जिसका सरोकार एक न्यायपूर्ण समाज की रचना है, और राजनीति एक श्रेष्ठ विज्ञान है जो अनिवार्यता एक अच्छे समाज की रचना का प्रयास करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत है, और सारे ऑप्शन सही हैं। इसमें गलत वाला पूछा है तो ये सी वाला इस हिसाब से ये गलत है, मतलब ये ऑप्शन ये सही है इसमें इसके हिसाब से। लेकिन अगर यहाँ पे कौन कौन सा आशय पूछ लिया जाता तो ए, बी और डी ऑप्शन जो है सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स द्वारा यथा प्रतिपादित समाज के विकास की निम्नलिखित अवस्थाओं पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले जो कार्ल मार्क्स ने जो समाज के विकास की अवस्था बताई थी, उसमें सबसे पहले आता है आदिम साम्यवाद। पहले आदिवासी साम्यवाद, फिर धीरे धीरे विकास हुआ, सामंतवादी आए, फिर सामंतवादी के बाद पूंजीवाद आया, पूंजीवाद के बाद राज्य का क्रमिक अवसान आया। इससे रिलेटेड हमने एक वीडियो डाली हुई है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, आपका पूरा कंसेप्ट ये वाला क्लियर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स का जो समाज के विकास की अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह विचार कि देशों के बीच शांति स्थापित हो सकती है यदि घरेलू स्तर पर शासन का स्वरूप लोकतांत्रिक हो, सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो ये किया गया था जे.एस. मिल के द्वारा। जे.एस. मिल ने कहा था कि जो देश हैं उनके बीच शांति स्थापित हो सकती है यदि घरेलू स्तर पर शासन का स्वरूप जो है लोकतांत्रिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक दी हुई किस मतलब निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में कार्ल मार्क्स ने यह विचार प्रस्तुत किया कि राज्य वर्ग व्यवस्था से सापेक्ष स्वायत्तता का अनुभव कर सकता है। तो राज्य वर्ग व्यवस्था से सापेक्ष स्वायत्तता का अनुभव कर सकता है, ये किस बुक में है, तो ये है कार्ल मार्क्स की दी 18th ब्रूमेयर ऑफ लुई बोनापार्ट बुक में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल निरपेक्षता का सिद्धांत किसमें विश्वास रखता है, तो ये करता है ऑप्शन नंबर डी, क्रियाओं को उनके प्रभाव से आंकना। जो क्रियाएं हैं उनके जो प्रभाव इफेक्ट पड़ रहा है उसे आंकना, यही है फल निरपेक्षता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल पॉपर की रचना ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज किसकी मीमांसा है। तो जो कार्ल पॉपर की रचना है, इनकी बुक है जो ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। अब देखो ये जितनी भी बुक आ रही हैं इसको आपको एकदम रटा होना चाहिए क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो ये किसकी मीमांसा है, तो ये प्लेटो, हीगल और मार्क्स की मीमांसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, लोकतांत्रिक घाटा किसमें प्रत्यक्षित न्यूनता को द्योतित करता है। तो ये करता है उस पद्धति में जिसमें कोई विशिष्ट राजनीतिक विन्यास व्यवहार में उस निर्देश चिन्ह के विपरीत कार्य करता है, जो यह निर्धारित करता है कि सिद्धांत में उस विन्यास को कैसे काम करना चाहिए। यही है लोकतांत्रिक घाटा, जिसमें प्रत्यक्षित न्यूनता को द्योतित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा एक भारत में लोकतांत्रिक सुदृढ़ीकरण का कारक नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर न्यायिक सक्रियतावाद ये नहीं है, लोकतांत्रिक सुदृढ़ीकरण का कारक नहीं है न्यायिक सक्रियतावाद। अब कौन कौन से भारत में लोकतांत्रिक सुदृढ़ीकरण के कारक हैं, तो इसमें 73वां और 74वां संविधान संशोधनों के अधीन स्थानीय शासन की संस्थाओं का सशक्तिकरण, सूचना का अधिकार अधिनियम का अधिनियमन और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का अधिनियमन। लेकिन न्यायिक सक्रियतावाद, जो न्यायिक सक्रियतावाद है ये नहीं है। 73वां संविधान, इसमें बी सी डी ये सही है, और ये इस क्वेश्चन के हिसाब से ये ए वाला सही है। लेकिन अगर यही नहीं ना होता, अगर हो यहाँ पे कारक पूछा होता तो बी सी डी हो जाता आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, विचारक पूछा गया जिसने यह दावा किया है कि उदारवादी लोकतंत्र को मानव शासन के अंतिम प्रकार
जो उदारवादी लोकतंत्र है उसको मानव शासन के अंतिम प्रकार के रूप में मान्यता देने के साथ ही विचारों के इतिहास का अंत हो गया। तो बहुत ही फेमस कोटेशन है किसकी, फ्रांसिस फुकुयामा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, लोकतंत्रीय अतिभार लोकतंत्रीय अतिभार की संकल्पना से क्या आशय है। तो ये इसका मतलब है अनियंत्रित अतिभार, अनियंत्रित जो नियंत्रित नहीं है, अनियंत्रित समूहों तथा चुनावी दबावों के कारण किसी राजनीतिक व्यवस्था का पक्षाघात करना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, सिमोर लिपसेट ने एक प्रभावी प्रतिज्ञप्ति दी थी कि जो देश जितना अधिक आर्थिक रूप से विकसित होगा उतना ही सफल वह लोकतंत्र होगा। इस प्रतिज्ञप्ति से संकेत लेते हुए पहचानिए कि निम्न में कौन सा एक कथन सही नहीं। अब सिमोन लिपसेट ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनका जो प्रतिज्ञप्ति थी एक प्रभावी कि जो देश जितना आर्थिक रूप से विकसित होगा, जितना अच्छा वहाँ अर्थव्यवस्था होगी वह उतना ही सफल लोकतंत्र होगा। ये किसका कथन है, सिमोन लिपसेट का डायरेक्ट क्वेश्चन तो यहीं से बन रहा है। अब इसमें पूछा गया था कौन कथन इससे रिलेटेड नहीं है, तो इसमें जो रिलेटेड नहीं है ऑप्शन डी, आर्थिक विकास विषम जातीय दिशा में राजनीतिक संगठन में सहायक होते हुए पहचान परक राजनीति को भारत जैसे देशों में लोकतंत्र का प्रमाणक बनाता है। तो ये ऑप्शन जो है ये गलत है इस क्वेश्चन के हिसाब से। लेकिन अगर यहीं पे सही पूछा होता तो सही में इसमें ऑप्शन ए बी सी सही हो जाता। अब हम पढ़ दे रहे हैं, आर्थिक विकास शिक्षा के स्तर में बढ़ोतरी के साथ निकटता से संबंध है जो क्रमशः लोकतंत्र में सहायक राजनीतिक अभिवृत्तियों को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन नंबर बी है, आर्थिक विकास पिरामिड के आकार के सामाजिक स्तरीकरण को, जिसमें बहुसंख्यक निर्धन होते हैं, हीरे के आकार के सामाजिक स्तरीकरण में परिवर्तित करता है जहां बहुसंख्यक मध्य वर्ग है। नेक्स्ट है, आर्थिक विकास सामंतवादी संरचना और भूस्वामी कुलीन वर्ग की जो सामान्यतः लोकतंत्र विरोधी विचारधाराओं के प्रति संवेद होता है, शक्ति को कमज़ोर कर लोकतंत्र के उदय में सहायक होता है। तो ये ए बी सी ऑप्शन जो है अगर यहाँ सही पूछा होता तो ये सही हो जाता है, लेकिन सही नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के हिसाब से सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहवर्तनात्मक लोकतंत्र के अभिलक्षण कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है, मिलीजुली सरकार है और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में समानुपातिकता। ये ऑप्शन सही हो गए, 1 और 2, मिलीजुली सरकार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व में समानुपातिकता। लेकिन थर्ड वाला जो है कार्यकारिणी और विधानसभा के बीच शक्तियों का पृथक्करण, ये जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र का विमर्शी सिद्धांत किसके प्रति विरोध के रूप में उद्भूत हुआ। तो ये किसके विरुद्ध हुआ, उपर्युक्त सभी तर्क संगत वर्ण सिद्धांत, बहुतंत्र और सुस्थापित लोकतंत्रों में मतदाता उदासीनता, इसके रूप में के प्रति विरोध के रूप में उद्भूत हुआ, लोकतंत्र के विमर्शी सिद्धांत के विरोध के रूप में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्वाइट डी आइजनहावर द्वारा गढ़े गए पद, अब इनका जो सैन्य औद्योगिक संकुल, अब यहाँ पे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि सैन्य औद्योगिक संकुल ये किसका पद, मतलब कि ये कथन किसने दिया है। तो ड्वाइट डी आइजनहावर ने दिया है ये पद, ये जो ये सेंटेंस है इसको लिखा है। इससे क्या आशय है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था कि पश्चात यूएस का विवरण, जो यूएस अमेरिका है, यूएस का विवरण दिया गया है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, उसी का इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट हॉल बहुलवाद से क्या आशय है। तो व्हाइट हॉल से बहुलवाद से आशय, यदि एक विभाग किसी विशिष्ट समूहों के हितों की उपेक्षा करता है तो अन्य अभिकरण उसे संतुलित करेंगे। इसका ये मतलब है कि जैसे एक विभाग है किसी विशिष्ट समूहों के हितों की उपेक्षा करता है, जैसे किसी कोई विशिष्ट समूह है उसको अनदेखा उसकी उपेक्षा करता है, तो अन्य जो अभिकरण है दूसरे अभिकरण उसे क्या करेंगे, संतुलित करेंगे, बैलेंस बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, क्वेश्चन नंबर 28, सॉरी, हाँ,
निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक संविदा के सिद्धांत की आधारिका नहीं है? तो जो सामाजिक संविदा के सिद्धांत की आधारिका नहीं, ऑप्शन डी मानव अधिकार प्राकृतिक नहीं, उनका उद्भव सामाजिक संविदाओं और बाध्यताओं से होता है। ये जो है इस क्वेश्चन के हिसाब से ये ऑप्शन जो है ये सही है। लेकिन अगर यहीं ये पूछा होता कि सामाजिक संविदा के सिद्धांत की आधारिका कौन कौन सी है, तो ऑप्शन ए, बी और सी सही हो जाता। ए क्या है? राजनीतिक बाध्यता के आधार को वस्तुनिष्ठता से निर्धारित किया जा सकता है यदि उसे संविदात्मक वचन से अनुरेखित किया जा सके। राजनीतिक बाध्यताएं वस्तुतः सुस्पष्ट संविदाओं से उत्पन्न होती हैं और कोई राज्य उस सीमा तक वैध है जहां तक राजनीतिक बाध्यता को न्यायपूर्ण ठहराने के लिए संविदा की रचना की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन रॉल्स के अनुसार समानता न्याय को उनके जो जॉन रॉल्स का जो कथन है, समानता न्याय के उनके कार्यविधिक सिद्धांत से संबंध संक्रियात्मक संकल्पना है। कौन से ये असमानता पर जॉन रॉल्स की स्थिति के का वर्णन सही वर्णन है? ठीक है, तो इसमें थर्ड वाला ऑप्शन जो है सही है। असमानता का औचित्य ठहराया जा सकता है यदि वह समाज के निर्धनतम लोगों को उन्नयन का मार्ग दिखाती है तो ये वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। पहले खंभा छूने, पहला खंभा है उसको छूने की जैसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट की निर्वाचन प्रणाली किसे निर्दिष्ट करती है? तो ये निर्दिष्ट करती है ऑप्शन नंबर सी, इसमें सही है, एक निर्वाचक। इसमें एक निर्वाचन प्रणाली है जिसमें किसी निर्वाचन क्षेत्र एकल मत पत्र एकल सदस्य में डाले गए मतों का सर्वाधिक मत पाने वाले व्यक्ति को निर्वाचित घोषित किया जाता है। तो इसकी सीधी सीधी डिफिनीशन ही पूछ ली गई है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के अभिलक्षणों को सही सही निर्दिष्ट करते हैं। तो कौन कौन से हैं जो भारत के क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के अभिलक्षणों को निर्दिष्ट करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्षेत्रीय राजनीतिक दल क्षेत्र की संस्कृति से तादात्म्य स्थापित करते हैं, ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर बी 1, 2 सही है। क्षेत्रीय राजनीतिक दल अपने चुनावी लाभों के लिए क्षेत्रीय भाषा का उपयोग करते हैं। तो ये फर्स्ट सेकंड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा और 3, 4 जो है इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। एक राजनीतिक घटना के रूप में वैधता की समझ में वरेड योगदान मैक्स वेबर का रहा। ठीक, जो राजनीतिक घटना को के रूप में वैधता की समझ होनी चाहिए वो उसमें विशेष योगदान मैक्स वेबर का रहा है। उनके अनुसार वैधता लेजिटिमेसी क्या है? लेजिटिमेसी वह है जो शक्ति को प्राधिकार पूर्ण अथवा बाध्यकारी स्वरूप प्रदान कर उसे प्राधिकार में रूपांतरित करती है। तो लेजिटिमेसी क्या है कि शक्ति को प्राधिकार पूर्ण अथवा बाध्यकारी स्वरूप प्रदान कर उसे प्राधिकार में रूपांतरित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। पी.एन. हक्सर भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधान सचिव ये प्रधान सचिव थे किसके? श्रीमती इंदिरा प्रधानमंत्री थी उस समय, श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधान सचिव थे। अपनी प्रतिबद्धता के पक्ष समर्थन के लिए जाने जाते हैं। उनके अनुसार सिविल सेवकों को किनके प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें सेकंड और थर्ड ऑप्शन जो है सही है। संविधान के सामाजिक क्रांतिकारी आदर्श के रूप में प्रतिबद्ध होना चाहिए और नैतिकता की विचार दृष्टि से ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और कठोर श्रम के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, लेकिन अपने सरकार के प्रति ये नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। अभिसरण स्थापना का तर्क क्या है? तो अभिसरण स्थापना का तर्क है कि नौकरशाहों का धार्मिक रूप से धर्म निरपेक्ष मूल्यों की ओर अभिसरण विकास के लिए आवश्यक है। ये ऑप्शन जो है सही है, ऑप्शन नंबर सी। इसमें ऑप्शन दिया गया 30 विकास प्रशासन, प्रशासनिक विकास, नवीन लोक प्रशासन, तुलनात्मक शासन। इससे रिलेटेड 35 का यहाँ पे हम देखते हैं आंसर। विकास प्रशासन एडवर्ड वीडनर का है। प्रशासनिक विकास F.W. रिक्स। नवीन लोक प्रशासन ड्वाइट वाल्डो। तुलनात्मक शासन रॉबर्ट डहल। तो विकास प्रशासन ये एडवर्ड वीडनर, प्रशासनिक विकास F.W. रिक्स का है, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट
नवीन लोक प्रशासन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये ड्वाइट वाल्डो की है। और तुलनात्मक शासन ये पूछा गया है, तुलनात्मक शासन ये रॉबर्ट डहल का है। 36 क्वेश्चन नंबर है, विकास मॉडलों के अर्थ और प्रतिरूपों की प्रभावी विचारधाराओं को चुनौती देते समय भारत में पर्यावरणीय विरोध आंदोलन कौन कौन सा था। ठीक, जो विकास मॉडल था उसके अर्थ और प्रतिरूपों को प्रभावी विचारधाराओं को चुनौती देते समय भारत में पर्यावरणीय विरोध आंदोलन, ये फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन सही है। किसी विशिष्ट दर्शन से मार्गदर्शित नहीं हो रहे हैं और आंदोलनों को अलग अलग रूप से संगठित कर रहे हैं और विकास के अर्थ और प्रयोजन के बारे में एक मत नहीं है। ठीक, तो ये ऑप्शन भी गलत है, बाकी और सब सही है। किसी विशिष्ट दर्शन से मार्गदर्शित नहीं हो रहे थे इस समय। ठीक, आंदोलनों को, जो आंदोलन थे उनको अलग अलग रूप से संगठित कर रहे हैं और विकास के अर्थ और प्रयोजन के बारे में ये एक मत नहीं थे। ये विचार भारत में पर्यावरणीय विरोध आंदोलन जो चला था, इसमें विचारधारा को चुनौती दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में नारी आंदोलन के इतिहास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं। अब जो नारी आंदोलन चला था उसके इतिहास में कथन सही नहीं पूछा गया है, तो बी ऑप्शन जो है गलत है, बाकी सारे ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, राज्य शक्ति पर निम्नलिखित मतों में से कौन सा एक मार्क्सवादियों तथा उग्र नारी अधिकारीवादियों में साझा नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर सी, ये नहीं साझा है, दोनों ही स्तरीकरण की संस्थागत संरचनाओं पर आधारित हैं। ये ऑप्शन जो है ये गलत है। बाकी और सारे, अगर ये पूछा होता कि उग्र नारी अधिकारियों में साझा हैं कौन कौन से, तो इनमें ए, बी और डी ऑप्शन सही हो जाए। दोनों ही इससे इनकार करते हैं कि राज्य एक स्वायत्त संस्था है। दोनों ही यह मानते हैं कि राज्य की विचारधारा को किसी समाज की शक्ति संरचना के संदर्भ में समझा जा सकता है। दोनों ही समाज में शोषण तथा असमानता की संरचनाओं की अवस्थिति पर सहमत हैं। ठीक, लेकिन ये दोनों ही स्तरीकरण की संस्थागत संरचनाओं पर आधारित है, तो ये ऑप्शन जो है गलत है। ये 37 वाला हम देख लेते हैं। भारत में नारी आंदोलन जो था उसके इतिहास में विषय कौन कौन से थे, तो विषय हम देख लेते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी पहली जो लहर आई थी नारी आंदोलन की 19वीं शताब्दी में आई थी। शुरू होने वाले समाज सुधार आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं का जन संगठन था। 1960 के दशक में महिलाएं सामंतवाद विरोधी, पूंजीवाद विरोधी मुद्दों पर ग्रामीण निर्धन और औद्योगिक श्रमिक वर्ग के अनेक आंदोलनों में सड़कों पर उतर आई। और डी ऑप्शन है, नारी आंदोलनों का जो नारी आंदोलन था उसका वर्तमान चरण सामाजिक परिवर्तन को नारी सशक्तिकरण की ओर अनुप्रेषित करने पर केंद्रित है। तो ए, सी और डी ऑप्शन जो है ये नारी आंदोलन के इतिहास में सही कथन है, और जो गलत है वो ऑप्शन नंबर बी है। बी ऑप्शन क्या था, 1950 और 1960 के बीच नारी आंदोलनों ने ऐसी राजनीतिक सक्रियता का पुनरुत्थान देखा जो पुरुष प्रधान व्यवस्था के विरुद्ध एक सामान्य मोर्चा विकसित करने पर केंद्रित था। तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक, तो ए, सी, डी सही है। क्वेश्चन नंबर 38 हमने देख लिया है। 39, भारत में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों में राज्य का अनन्य नहीं अपितु अनिवार्य हस्तक्षेप का तर्क किनकी युग्म आधारिकाओं पर आधारित है। ठीक, तो भारत में जो निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों में राज्य का अनन्य नहीं बल्कि अनिवार्य हस्तक्षेप का तर्क आधारिका पूछा गया है, तो इसमें ए ऑप्शन सही है। बाजार की विफलता और लोक अभिकरणों, जो बाजार की विफलता है और लोक अभिकरणों का सीमांत समूहों को विकास प्रक्रिया में समाविष्ट करने का तुलनात्मक सुलाभ, ये है। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत के विकास के नेहरू महालनोबिस मॉडल ने, इसमें पूछा गया है जो भारत का विकास था उसमें नेहरू महालनोबिस मॉडल जो था उससे रिलेटेड कथन इसमें 2 और 4, आंसर नंबर बी सही है। भारी मशीनों के उत्पादन पर, जो अन्य मशीनों का उत्पादन करेगी, बल दिया गया।
और पूंजी प्रधान योजना निर्माण पर बल दिया गया था। तो सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 41 है, नव सामाजिक आंदोलन के विषय में कौन से कथन सही नहीं है। तो नव सामाजिक आंदोलन के विषय में वे उत्पीड़ित और सुविधा वंचितों के आंदोलन है, ये गलत है। जो नव सामाजिक आंदोलन है तो इसमें ऑप्शन ए वाला गलत है। अगर ये सही ऑप्शन पूछा होता तो वे जीवन की गुणवत्ता से अधिक सरोकार रखते हैं, ये ऑप्शन सही हो जाता। विरोध की राजनीति का प्रयोग उपकरणों के रूप में करते हैं और नव राजनीतिक सक्रियवाद वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन का रूप ले लेता है। तो बी सी डी ऑप्शन अगर सही पूछा होता तो ये नव सामाजिक आंदोलन के विषय के रूप में सही होता, और गलत इसमें पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए सही है इस क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। सही कथन पूछा गया है तो 42 का ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 ऑप्शन सही है। तो हम देखते हैं इसमें 1 2 3 ऑप्शन। उदारवादी नारी अधिकारवाद का अर्थ है सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में समान अधिकार और समान अवसर। समाजवादी नारी अधिकारवाद महिला आश्रितता और उत्पादन के पूंजीवादी रूप के बीच संलग्नता पर विशेष बल देता है। और उग्र नारीवाद जो है उद्घोषणा करता है कि जो व्यक्तिगत है वह राजनीतिक है। ये पूरा यहाँ कंसेप्ट ही दे दिया है, चरण जो नारीवादी चरण, उदारवादी, समाजवादी और उग्र नारी अधिकारवाद, ये पूरा यहाँ पे दे दिया गया है, देख लीजिएगा अधिकारवाद के रूप में। डी वाला ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत और एशिया के अन्य नए स्वतंत्र हुए देशों के संदर्भ में जी मेडल की नरम राज्य सॉफ्ट स्टेट की स्थापना द्वारा निम्नलिखित में किस पर बल दिया गया। अब सॉफ्ट स्टेट की जो ये कथन है किसका है, जी मेडल का है, इसमें पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। शासकीय प्रशासन की न्यूनताएं और सामाजिक और आर्थिक असमानताएं इस क्वेश्चन के मतलब सही है इसमें, लेकिन थर्ड वाला जो है ये गलत है। तो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड, भारत और एशिया के अन्य नए स्वतंत्र हुए देशों के संदर्भ में जिनोरम स्टेट की स्थापना के विषय पर बल दिया गया, जो शासकीय प्रशासन की न्यूनताएं हैं वहाँ पे और सामाजिक और आर्थिक असमानताएं पाई जाती हैं। ठीक, तो वहाँ पे सामाजिक और आर्थिक असमानताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्भरता सिद्धांत ने किसके बीच निकट सहयोग पर बल दिया। तो जो निर्भरता सिद्धांत था उसने किसके बीच निकट सहयोग पर बल दिया है। तो ये तृतीय विश्व देशों के बीच निकट संबंध पर सहयोग पर बल दिया है निर्भरता सिद्धांत ने, इंडिपेंडेंट थ्योरी है। राजनीति के सुनिवत खेल में क्या है आता है। तो राजनीति के सुनिवत खेल में ऑप्शन नंबर इसमें यह अर्थनिहित है, जो राजनीति का सुनिवत खेल है इसमें यह अर्थनिहित है कि सभी राजनीतिक खेलों के अंतिम लक्ष्य पूर्वानुमेय और गेय हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 46 है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आतंक का संतुलन पद का प्रयोग क्या द्योतित करने के लिए किया जाता है। तो जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आतंक का जो संतुलन है उसका पद का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, उस असहज संतुलन को जो नाभिकीय युद्ध के भय से और उन विचारधारात्मक भयों से भी उत्पन्न होता है जो नाभिकीय शस्त्र राज्यों द्वारा तीव्र किए जाते हैं, इससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 47, राजनीतिक सिद्धांत में प्राकृतिक अवस्था से सामान्यतः क्या अर्थित होता है। तो प्राकृतिक अवस्था का स्थिति राजनीतिक शक्ति के अभाव में मानवता की स्थिति अथवा राज्य के कूटोपाय के अभाव में सत्ता थी, यहाँ पे जो प्राकृतिक अवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉमस फ्रीडमैन ने अपनी बुक, अब इनकी बुक डायरेक्ट यहाँ इस क्वेश्चन बना, टॉमस फ्रीडमैन की बुक कौन सी है। द वर्ल्ड इज़ फ्लैट में द वर्ल्ड इज़ फ्लैट, वर्ड कैसा है, द वर्ल्ड इज़ फ्लैट में निम्नलिखित में से किस एक पर विश्व राजनीति में के एक महत्वपूर्ण बल के रूप में जोर नहीं दिया। तो जोर नहीं दिया, किस पर नहीं दिया, राष्ट्र राज्य। अब किस पर जोर दिया है, दूरसंचार क्रांति, जो इनकी जो बुक थी द वर्ल्ड इज़ फ्लैट में दूरसंचार क्रांति, इंटरनेट, अंतर्राष्ट्रीय राजनैतिक व्यवस्था
इसमें जोर दिया है। दूरसंचार क्रांति है, इंटरनेट है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था, लेकिन राष्ट्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी एशियाई देश क्षेत्र के राष्ट्रों में निम्नलिखित में से कौन से मूल सर्वनिष्ठ हैं? जो पूर्वी एशियाई क्षेत्र के जो राष्ट्र हैं उसमें कौन कौन से मूल सर्वनिष्ठ हैं उस ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन सही है। वे राजनीतिक लक्ष्यों की तुलना में आर्थिक लक्ष्यों की ओर अधिक अभिमुख हैं और निष्ठा, अनुशासन और कर्तव्य पर कन्फ्यूशियसवादी दबाव के कारण वहाँ नेताओं का सम्मान करने की सामान्य प्रवृत्ति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ पे मिलाने के लिए दिया गया है संप्रदायवाद की जड़ें हैं और शाखा दी गई हैं। तो यहाँ हम देखते हैं आंसर, उपमहाद्वीप के निवासी जो उपमहाद्वीप के निवासी हैं धार्मिक आकर्षण के प्रति प्रबल होते हैं क्योंकि वे अंधविश्वासी होते हैं। ठीक, जो उपमहाद्वीप के जो निवासी हैं यहाँ पे कहा गया है कि वो धार्मिक आकर्षण के प्रति प्रबल होते हैं, धार्मिक आस्था होती है उनकी ज़्यादा क्योंकि वे अंधविश्वासी होते हैं। ठीक, अंधविश्वास ज़्यादा मानते हैं। तो ये साम्राज्यवादी शाखा हो गई इससे रिलेटेड। अब सेकंड है, संप्रदायवाद बांटो और राज करो की नीति से जन्मा, ये राष्ट्रवादी शाखा है। संप्रदायवाद 19वीं सदी के अंत से विक्षोभ से उद्भूत होने वाली पहचानों के कारण पैदा हुआ, तो ये उपाश्रयण शाखा है। अब नेक्स्ट है, संप्रदायवाद अभिजन समूहों की महत्वाकांक्षा का परिणाम है, तो ये महत्वाकांक्षा का जो परिणाम दिया गया है ये कैम्ब्रिज शाखा से रिलेटेड है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिपुष्टि की प्रक्रिया, जो प्रतिपुष्टि की प्रक्रिया है वो किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है व्यवस्था प्रतिमान सिस्टम पैराडाइम से रिलेटेड है, व्यवस्था से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 52 है, कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद से अभिज्ञात मूल तत्व नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति से यथार्थवाद से रिलेटेड है नहीं है पूछा गया है। तो आर्थिक परस्पर निर्भरता ये नहीं है, लेकिन कौन कौन सा है? राज्यवाद है, शक्ति है, दूरदर्शिता है। मूल तत्व आर्थिक परस्पर निर्भरता नहीं है, लेकिन मूल तत्व कौन कौन सा है? राज्यवाद है, दूरदर्शिता है, शक्ति है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, कौन सा एक यूरोपीय संघ के इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाओं का सही अनुक्रम है? तो ये सही अनुक्रम पूछा गया है। तो सबसे पहले पेरिस की संधि होती है, फिर मैस्ट्रिक्ट की संधि होती है, फिर एम्स्टर्डम की संधि होती है, लास्ट में नाइस की संधि होती है। ये इसका सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, इसमें कौन सा कथन सुमेलित नहीं है ये कहा गया? तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये सुमेलित नहीं है। ऐतिहासिक सार्वभौमिकतावादी हस्ट और थॉमसन ने नहीं दी है, ये इससे रिलेटेड नहीं है। अब कौन कौन सा सही है? नव मार्क्सवादी सार्वभौमिकतावादी, ये विलियम टॉब और वुड इससे रिलेटेड हैं। जो नव मार्क्सवादी हैं, मार्क्सवादी सार्वभौमिकतावादी, ये विलियम टॉब और वुड हैं। विश्वजनीन डेविड हेल्ड और सार्वभौमिकतावादी रजनी कोठारी। और नव उदार सार्वभौमिकतावादी कौन कौन से हैं? मार्टिन एल्ब्रो और मैनुअल कैस्ट्रेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गुट निरपेक्षता की संकल्पना के अधीन नहीं आता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, निसंगतावाद में आस्था रखना, ये इससे रिलेटेड नहीं है। अब कौन कौन सा सही है? गुट निरपेक्षता की संकल्पना के अधीन सभी उपलब्ध स्रोतों से विदेशी सहायता होनी चाहिए, शीत युद्ध के संदर्भ में बने सैन्य गठजोड़ों में शामिल नहीं होना, और उत्तरी देशों अथवा दक्षिणी देशों से एक बेहतर व्यवहार की मांग करना, ये सभी हैं। ओके, तो ए और बी और डी ऑप्शन जो है, अगर ये यहाँ पूछा गया होता संकल्पना के अधीन आता है तो ये सही हो जाता, यहाँ संकल्पना के अधीन नहीं आता तो ये निसंगतावाद में आस्था रखना ही गलत है। सभी उपलब्ध स्रोतों से विदेशी सहायता, शीत युद्ध के संदर्भ में बने सैन्य गठजोड़ों में शामिल न होना, उत्तरी देशों अथवा दक्षिणी देशों से एक बेहतर व्यवहार की मांग करना, ये सभी गुट निरपेक्षता की संकल्पना के अधीन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वादियों का विश्वास है कि, जो अंतर्राष्ट्रीयवादी हैं उनका विश्वास किससे रिलेटेड है? इसमें ए सही है, ऑप्शन नंबर 1 और 2। विश्व के लोगों को बांधने वाले बंधन उन बंधनों से मजबूत होते हैं जो उन्हें पृथक करते हैं,
और विश्व के सभी लोगों की निष्ठा को आदिष्ट करने वाली राजनीतिक संरचना निर्मित की जा सकती है, लेकिन राष्ट्र राजनीतिक शासन की एकमात्र वैध इकाई है, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। 1947 में संस्थापित अरब बाथ पार्टी। अरब बाथ पार्टी कब संस्थापित हुई? 1947 में। इसमें से कौन सा एक सह संस्थापक नहीं था? तो ये जमाल अब्द अल नासिर, ये नहीं था। अब कौन कौन से थे? सॉरी, मिसल अफलाक था, सलाह अल दिन बितर था, ज़की अल अरसूजी था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। 1951 में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूएस द्वारा हस्ताक्षरित एंसूज ये संधि हुई थी के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये एंजूस संधि हुई थी। इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी सही है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों ऑप्शन जो है सही है। यह संधि साम्यवादी प्रसार को हतोत्साहित करने के लक्ष्य से हस्ताक्षरित हुई थी। ठीक। तो जो ये एंजूस संधि हुई थी, यह साम्यवादी प्रसार, जो साम्यवादी प्रसार था उसको हतोत्साहित करने के लक्ष्य से हस्ताक्षरित हुई थी। एंजूस का अपेक्षाकृत अधिक व्यापक आधार वाले नाटो ने इसका अधिक्रमण किया। और यहाँ पे यूएसए ने एंजूस का उपयोग ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड पर वियतनाम युद्ध में और अधिक संबद्ध होने के लिए दबाव डालने हेतु किया था। ठीक। तो यूएसए ने इसमें एंजूस का उपयोग किस लिए किया? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पर वियतनाम युद्ध में और अधिक संबंध होने के लिए दबाव डालने हेतु किया था। और इसका अपेक्षाकृत अधिक व्यापार आधार वाले नाटो ने इसका अधिक्रमण किया। नाटो ने भी इसमें अधिक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। किस एक को राज्य की पूर्ण संप्रभुता के सिद्धांत के लिए खतरे के रूप में नहीं समझा जाता? तो ये खतरा कौन सा है इसमें? बी, क्षेत्रीय एकीकरण के संग ये नहीं है। अगर खतरा पूछा गया होता तो वैश्वीकरण और इसके प्रादेशिकतावाद के विविध रूप होते, और वैश्विक वित्तीय संगठन होते, और पार राष्ट्रीय निगम होते, तो ये तीनों हो जाते। लेकिन यहाँ खतरा नहीं पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो गया है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट आई थी के पश्चात विकसित समृद्धि की सीमा के सिद्धांत किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है पर्यावरणवाद से रिलेटेड है। जीन दरेज और अमर्त्य सेन का भारत पर उनकी पुस्तकों में मूल केंद्र बिंदु क्या रहा है? तो ये रहा है ऑप्शन नंबर बी सही है, वचन के उन्मूलन और मानवीय स्वतंत्रता के विस्तार, लोक क्रिया की भूमिका का पक्ष समर्थन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्बर्ट मार्क्यूज के उन्नत पूंजीवाद की आलोचना किस पर आधारित है? तो ये आधारित है एक विमीय समाज के जिसमें विरोध के परंपरागत साधन अप्रभावी हो जाते हैं, उद्भव का वर्णन। ठीक। जहाँ पर एक विमीय समाज होता है, मतलब जैसे घर की नींव पड़ी होती है उसी प्रकार से वो बीम पड़ा रहता है, उस पर समाज होगा जिसमें विरोध का जो परंपरागत साधन होगा वो अप्रभावी होगा। ठीक। जैसे एक घर बनाया गया, उसकी नींव बीम डाला गया, तो वहाँ पे जैसे आंधी तूफान आया, बाढ़ आई, जो है उस पर विरोध, वो मतलब उस पर अटैक करेंगे तो वो अप्रभावी रहेंगे, वो कुछ क्षति नहीं पहुंचा पाएगा, उसका वर्णन ठीक इसी प्रकार से यहाँ एक विमीय समाज का वर्णन करता है जिसमें विरोध के परंपरागत जो साधन है वो अप्रभावी हो जाते हैं, उसका उद्भव का वर्णन किया गया है। 63 क्वेश्चन नंबर है, यह मान्य है कि नागरिकता सामान्यतः विविध समूहों को एक साझी पहचान के माध्यम से एकीकृत करती है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नागरिकता के इस सिद्धांत के विरुद्ध होगी? तो ये है बी, द्वैध नागरिकता। ये है। क्वेश्चन नंबर 64 है, जब राइनहार्ड बेंडिक्स ने 1964 में यह मत व्यक्त किया
कि जनसंख्या के बड़े भाग में जो आधुनिकीकरण के प्रसार में भारत यूरोपीय अनुभव से एक आश्चर्यजनक वैषम्य प्रस्तुत करता है कि वे किसे निर्दिष्ट कर रहे थे। तो मतलब वैषम्य प्रस्तुत करता है, वह किसे निर्दिष्ट कर रहे थे ये कहकर, तो ये कह रहे थे भारत में उद्भूत होता हुआ अभिजन जनसामान्य अंतराल, इससे रिलेटेड ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। संविधान के कार्यकरण के पुनर्विलोकन के लिए राष्ट्रीय आयोग नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2002 के चुनावी सुधारों से रिलेटेड कौन सी संस्तुतियाँ भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित की गई हैं? तो ये है दल बदल के मामले में सदन की सदस्यता से विधिक निर्भरता, ये है ऑप्शन नंबर 3, डी ऑप्शन सही है, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 66 है भारत सरकार एक्ट, जो भारत सरकार अधिनियम था 1935 के अनुसार प्रांतीय कार्यकारिणी प्रोविंशियल, जो प्रोविंशियल था, एग्जीक्यूटिव का कौन से अभिलक्षण है? एग्जीक्यूटिव के कौन से लक्षण है प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव के लक्षण? तो यहाँ पूछा गया है ऑप्शन नंबर इसमें 66 का ए ऑप्शन जो है सही है। फर्स्ट एंड सेकंड, प्रांत का जो कार्यकारी प्राधिकार होगा वो किस में होगा? निहित होगा गवर्नर में, और गवर्नर को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, और ये थर्ड वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 67 है भारत की संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए कोटा की मांग किन देशों में ऐसी प्रणालियों की सफलता से प्रभावित रही हैं? तो ये रही है बी, स्कैंडिनेवियाई देशों से। ठीक, स्कैंडिनेवियाई देश वहीं से ये प्रभावित रही है। भारत की संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए कोटा की मांग। क्वेश्चन नंबर 68 है भारत सरकार अधिनियम 1919 किस पर आधारित है? बहुत सरल क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 69 है यूके के विधि के शासन रूल ऑफ लॉ के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है? तो सही नहीं कथन पूछा गया है, तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन से सही नहीं है, इससे रिलेटेड है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अगर सही होता तो ये विधि का शासन और सकारात्मक विधि दो विरोधी पद हैं, ये सही हो जाता, लेकिन सही नहीं है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70 है यूएसए के संविधान और फेडरलिस्ट पेपर्स की प्रेरणा किससे मिली थी? तो ये मिली थी शक्तियों के पृथक्करण का मॉन्टेस्क्यू का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के दार्शनिक अभ्युपगम सिद्धांत किस पर आधारित है? जो दार्शनिक अभ्युपगम किस पर आधारित है भारत का संविधान? ये है बी, पंडित नेहरू, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य संकल्प था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 1947 से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 72 है 16 मई 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के बारे में कौन से कथन सही थे? तो ये थे, इसमें दिया गया है ना तो फर्स्ट ही सही है ना ही सेकंड। ठीक, इसको देख लीजिएगा, इसमें दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में आर्टिकल 21 में यथाविचारित प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की परिधि पिछले वर्षों में काफ़ी विस्तृत हुई है। निम्नलिखित में से किस एक को अब भी इस संरक्षण का विषय नहीं कहा जा सकता? तो इसमें जो नहीं आता है वो सी, किसी समझौते के अधीन बोनस अथवा महंगाई भत्ते पर दावे का अधिकार, ये नहीं आता। अब कौन कौन इसके अधीन आता है? अब अधीन आते हैं अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार, बंधुआ मजदूर कम मुक्ति के बाद पुनर्स्थापन का अधिकार, ऐसे साधनों के माध्यम से आजीविका का अधिकार जो अवैध, अनैतिक अथवा लोकनीति के विरुद्ध ना हो। ये ऑप्शन सही है, सी वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 74 में दिया गया है भारत में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से एक विधिक अधिकार में संपरिवर्तित किया गया क्योंकि इसने क्या किया था? सी ऑप्शन से न्यायपालिका और संसद के बीच तीव्र संघर्ष की शुरुआत कर दी थी।
तो ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 द्वारा इसको संपत्ति के जो अधिकार था, मूल अधिकार में ये दिया गया था, इसको एक विधिक अधिकार में संपरिवर्तित कर दिया गया। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 300A में कर दिया गया है। इसको विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। पहले ये मौलिक अधिकार था, पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है 1978 में, तो उसमें आर्टिकल 300A के तहत इसको रख दिया जाता है, उसको विधिक अधिकार बना दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 है। अब इसमें सही कथन पूछा गया, ऑप्शन ए सही है। भारत के संविधान के 42वें संशोधन ने मौलिक अधिकारों पर निर्देशक तत्वों को प्राथमिकता दी है, और मिनर्वा मिल्स वाद ने यह व्यवस्था दी थी कि भारत के संविधान के भाग 3 और भाग 4 के बीच संतुलन होना ही चाहिए। ये फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन ये सही है। डायरेक्ट इसका ये जो कथन दिया गया है, मिनर्वा मिल्स वाद पूछ लिया जाता है, ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पूछे गए हैं अभी यूपीएससी में जो ये क्वेश्चन हुआ है 2022 में क्वेश्चन पेपर हुआ है, इसमें ये आया था मिनर्वा मिल्स वाद, ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड यही पूछा गया था डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 76 है। आभासी विधान पद से क्या आशय है? तो आभासी विधान पद से आशय विधानमंडल द्वारा पारित संविधि जिसका अभिप्रेत उसकी शक्ति की सीमाओं के भीतर रहकर कार्य करना हो, परंतु सार और यथार्थता में वह उन शक्तियों को अतिक्रमित कर चुका हो, इससे रिलेटेड है। दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के बारे में पूछा गया, कौन सा एक सही नहीं है? तो ये सही नहीं है। ए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली वाला राष्ट्रपति का निर्वाचन यहाँ नहीं होता है। कौन कौन सा इससे रिलेटेड है? संविधान की सर्वोच्चता है, सार्वजनीन वयस्क मताधिकार है, बहुदलीय प्रणाली है, यहाँ से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 78 है। भारत में संपत्ति के अधिकार के विषय में कौन से कथन सही है? अब देखो, हमने बताया था संपत्ति का अधिकार यहाँ पे यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 300A के अधीन एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 79 है। 79 में यहाँ पे हम देखते हैं रिट्स पूछी गई हैं। अब सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जारी करता है, और जो हाई कोर्ट है आर्टिकल 226 आर्टिकल के तहत जारी करता है रिट। 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं। यहाँ पे ये दिया गया है, 4 रिट दी गई हैं, इससे रिलेटेड कथन दिया गया है। परमादेश किसी व्यक्ति को उसके कानूनी कर्तव्य की पूर्ति के लिए आदेश दिया जाता है। प्रतिषेध क्या है? प्रोहिबिशन अवर न्यायालय की अधिकारिता के अतिक्रमण के निषेध के लिए दिया जाता है। उत्प्रेषण क्या है? अधिकरण के आदेश को अभिसादित करने के लिए दिया जाता है। अधिकार परीक्षा क्या है? लोकपद के बलात् ग्रहण के विरुद्ध सुरक्षण के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था? 79। क्वेश्चन नंबर 80 है। भारत में संविधान के प्रारंभन के 1 माह के भीतर ही योजना आयोग की स्थापना की गई थी। अब ये किस लिए की गई थी? 80 का क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। केवल 2, इसमें ऑप्शन बी सही है। राष्ट्रीय संसाधनों को निर्धारित करने और उनके प्रभावी तथा संतुलन प्रयोग की योजना बनाने के लिए की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। 81 में कहा गया है भारत के राष्ट्रपति की किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रतिविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्तियों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? अब सही नहीं है ये पूछा गया है, तो डी वाला इस क्वेश्चन के हिसाब से सही हो जाता। सही है कि राष्ट्रपति दया याचिका की अस्वीकार कर सकता है, परंतु उसे अस्वीकार करने से पहले दया की याचिका को सुनना ही चाहिए। गलत है, कोई बाध्यकारी नहीं है। ठीक, ये वाला ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे सही पूछा गया होता, अगर यहाँ पे एक सही ऑप्शन पूछा गया होता तो कौन कौन सा सही है, मतलब तो यह उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश सेना न्यायालय ने दिया है, राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है। राष्ट्रपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग उन सभी मामलों में कर सकता है जिसमें दंड या दंडादेश ऐसे विषय संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया है जिस विषय तक कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, और राष्ट्रपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग उन सभी मामलों में कर सकता है जिनमें दंडादेश मृत्यु दंडादेश है। ठीक, तो ये सारे ऑप्शन जो हैं भारत के राष्ट्रपति जो अपराध के विरुद्ध जो
सिद्ध दोष द्वारा ठहराए गए किसी व्यक्ति को जो इनके क्षमा दान की शक्ति है, इससे रिलेटेड ये कथन है। ABC ये सही है, लेकिन डी वाला ऑप्शन जो है सही नहीं है। शासन को उत्तरदायी बनाने के लिए सरकार को त्यागपत्र देने पर विवश करने का अभिलक्षण किसके संबंधित नहीं है? तो शासन को उत्तरदायी बनाने के लिए सरकार को त्यागपत्र देने पर विवश करने के लिए, ये USA में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इससे रिलेटेड नहीं है। कौन कौन से इससे रिलेटेड हैं? UK के हाउस ऑफ कॉमन्स और भारत में लोकसभा, जापानी पार्लियामेंट में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। UK का जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है वैसे वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स है, और जो उच्च सदन है उसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। और यहाँ पे भारत में लोकसभा है और जापानी पार्लियामेंट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 सॉरी। कौन सा एक अर्धन्यायिक प्राधिकरण है? तो ये अर्धन्यायिक प्राधिकरण है प्रशासनिक अधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। एक बार अध्यक्ष स्पीकर तो हमेशा ही अध्यक्ष स्पीकर के सिद्धांत के संबंध में कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो ये सही नहीं है, ए वाला। इसका अनुसरण इस समय किया जाता है, ये यहाँ से रिलेटेड नहीं है। अब कौन कौन से सही है? पूर्व अध्यक्ष स्पीकर के त्यागपत्र देने या मृत्यु हो जाने की स्थिति में अध्यक्ष स्पीकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की आम राय की उम्मीदवार होता है। एक बार अध्यक्ष स्पीकर बन जाने पर वह दल की कार्य की सदस्य नहीं रह जाती है, इससे रिलेटेड है। निर्वाचन के समय कोई भी राजनीतिक दल अध्यक्ष स्पीकर जो स्वीकार करता है, अध्यक्ष स्वीकार के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा नहीं करता, ठीक। लेकिन यहाँ पे ये रिलेटेड नहीं है, पूछा गया, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है इसके हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 85 है। लोकसभा के अध्यक्ष के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी है। अध्यक्ष को हटाने के लिए प्रस्ताव पर चर्चा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है, तो ये बिल्कुल ही गलत आंसर है। हाँ, तो फिर इसमें अब कौन कौन सा सही है? अब लोकसभा के अध्यक्ष के संबंध में कौन कौन सा अध्यक्ष प्रमाणित करता है कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं? कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अध्यक्ष के पास शून्यकाल को कम करने या निरस्त करने की शक्ति होती है। अध्यक्ष विभिन्न समितियों के अध्यक्षों को नामित करता है, लेकिन ये वाला ऑप्शन गलत है, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। भारत के वित्त आयोग के विषय में कथन पर विचार पूछा गया है, तो वित्त आयोग से रिलेटेड बी ऑप्शन सही है। 1 2 3 सही है इसमें। वित्त आयोग का कार्य संघ और राज्यों के बीच राजस्व संसाधनों के वितरण के विषय में संस्तुति देना। यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष नियुक्त किया जाता है। यह राज्यों को किए जाने वाले केंद्रीय वित्तीय अंतरणों के लिए राजस्व की उगाही करता है। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, डी वाला जो है फोर्थ वाला ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 87 है। कौन अंतर्राज्य परिषद अंतर्राज्य परिषद का गठन राष्ट्रपति करता है? आर्टिकल 263 के तहत, 263 के तहत। सी ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री, अब इसमें सदस्य पूछे गए हैं, इसके कौन कौन से सदस्य होते हैं? इसमें प्रधानमंत्री होता है, PM होता है, 6 संघीय मंत्रिमंडल होता है सदस्य, तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक इसमें शामिल होते हैं। 88 क्वेश्चन नंबर है। कौन से क्षेत्रीय परिषदों के बारे में सही है? क्षेत्रीय परिषद रिलेटेड से पूछा गया है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी सही है। 3 और 4 ये जो क्षेत्रीय परिषद हैं वो भारत सरकार और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के बीच संबंधों को समन्वित करती हैं, और उनकी स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा हुई है, के अधीन हुई है। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 89 है। न्यायिक सक्रियतावाद के प्रतिदर्शन के रूप में न्यायिक अवरोध का निहितार्थ क्या है? तो ये न्यायिक और पूछा गया है, तो ये बी ऑप्शन सही है। न्यायाधीशों की भूमिका मात्र यह कहने की है कि विधि क्या है, ना कि व्याख्या की प्रक्रिया में विधि बनाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। किन आधारों पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हिंदू कोड बिल पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रतिरोध किया था? तो ये किया था फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन ऑप्शन है सही है। आधार पूछा गया है ना। ऐसी संसद का जो एक संविधान बनाने के लिए और आम चुनाव के होने तक ही देश का शासन करने के लिए चुनी गई हो, ऐसे विधेयक का अधिनियम नहीं करना चाहिए, इन्होंने कहा। और विधेयक अत्यंत विभेदकारी था। प्रत्येक जो विधेयक था हिंदू जीवन में बलात् क्रांतिकारी परिवर्तन करता और इस प्रकार संघर्ष उत्पन्न करता। ये सारे हैं, ये बी वाला ऑप्शन जो है गलत है, ठीक। तो फर्स्ट थर्ड ऑप्शन सही है, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2006 को वसंत में
2006 के वसंत में भारत के संविधान के आर्टिकल 102 के फर्स्ट के ए में के कठोरतर परिवर्तन के कारण संसद के अनेक सदस्यों को लोकसभा की सदस्यता से त्यागपत्र देना पड़ा, क्योंकि किस लिए त्यागपत्र? क्योंकि वो लाभ के पदों पर थे। 92 क्वेश्चन है 92। भारत की संसद में पुनः स्थापित और पारित विधेयकों के विषय में विधायी प्रक्रिया के संबंध में कौन से कथन सही है? तो जो भारत की संसद में पुनः स्थापित पारित विधेयक होता है, उसके विधायी की प्रक्रिया के संबंध में कथन पूछा गया है 92 का। फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन जो है सही है। इसमें संसद में लंबित विधेयक सदनों के 17 अवसाद के कारण व्यपगत नहीं होगा, और राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा। ये दोनों ऑप्शन जो है सही है। 93rd क्वेश्चन है, कथन सही है। इसमें पूछा गया कौन से कथन? सी ऑप्शन सही है इसमें, फर्स्ट एंड थर्ड। संसद की किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा किए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी, प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। एंड संसद के किसी सदस्य द्वारा किसी बात के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी, ये सही है। ठीक, फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन जो है सही है। 94 क्वेश्चन है, इसमें विचार दिया गया, विचार करो कि मंत्रिपरिषदीय उत्तरदायित्व के सिद्धांत के दो पक्ष हैं। मंत्री अपने प्राधिकार के क्षेत्र में पूर्ण स्वायत्तता रखता है, इसके अनिवार्य परिणाम के रूप में उसे अपने सेवकों के कार्यों का पूर्ण उत्तरदायित्व लेना चाहिए। इसमें निम्नलिखित आयोगों समितियों में से किस एक ने यह प्रेषित किया था? तो ये किया था छागला आयोग ने। 95th क्वेश्चन है, इसमें भारत के संविधान के अधीन सामाजिक न्यायालयों को एक यह शक्ति देता है कि वे विधान की मर्यादा, इसमें सारे क्वेश्चन सही हैं, ऑप्शन सही। आर्थिक असमानताओं को हटाने के लिए बनाए रखें, श्रमजीवी लोगों को संतोषजनक जीवन स्तर प्रदान करने के लिए बनाए रखें, समाज के कमजोर वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए बनाए रखें, और व्यक्तियों की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए बनाए रखें। सारे ऑप्शन जो हैं सही हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96। कौन सी एक भारत की संसद में प्रत्येक अन्य प्रस्ताव के ऊपर अग्रता रखती है? तो भारत की संसद में प्रत्येक अन्य प्रस्ताव के ऊपर अग्रता कौन रखता है? ये दोनों ही सदनों द्वारा संयुक्त संकल्प रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे वाद विवाद दिया गया है। जब संसद का सत्र चल रहा था, बस्तर क्षेत्र में एक पुलिस थाने पर नक्सलवादियों का आक्रमण हुआ, जिसमें पुलिस के साथ साथ कुछ नागरिक भी मारे गए। लोकसभा में इस वाद पद को उठाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उपकरण कौन सा है? तो ये है ध्यानाकर्षण, मतलब ध्यान आकर्षित करना, ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। कथन दिया गया है, इससे रिलेटेड ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98। भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? शून्यकाल वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त हो जाता है। ठीक, तो ये शून्यकाल जो है संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय आमतौर पर शून्यकाल अथवा 0 आवर के नाम से जाना जाता है। एक से अधिक अर्थों में शून्यकाल होता है। 12 बजे दोपहर का समय ना तो मध्याह्न पूर्व का समय होता है और ना ही मध्याह्न पश्चात का समय होता है। दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ में 1 घंटे तक प्रश्न किए जाते हैं, उनके उत्तर दिए जाते हैं, इसे प्रश्नकाल कहा जाता है। ये सारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 99। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से उपबंध तत्कालीन प्रभाव से अर्थात 26 नवंबर 1949 से प्रवृत्त हुए थे? ये पूछा गया है। 99 का क्वेश्चन ऑप्शन है डी, फर्स्ट एंड थर्ड। नागरिकता और निर्वाचन ये दोनों थे, लेकिन आपात उपबंध और संघीय प्रणाली ये नहीं था। क्वेश्चन नंबर 100 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य, इसका कार्य पूछा गया राष्ट्रीय विकास परिषद का। तो ये ऑप्शन सही है, संघ और राज्य सरकारों की निविष्टियों के साथ योजना आयोग द्वारा बनाई गई पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101। किसी राज्य की विधानसभा उस राज्य में विधान परिषद के उत्साधन या सृजन का प्रस्ताव किस प्रकार पारित करती है? तो ये करती है विधानसभा की कुल जो सदस्य संख्या है के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा होना चाहिए, पारित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102। भारत की संसद द्वारा पारित लोक प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 2003 ने क्या प्रयास किया? तो ये किया था राज्यसभा के चुनाव के लिए खुली मतदान पद्धति का प्रारंभ करना, यही किया था। क्वेश्चन नंबर
103 है, कौन सा एक भारत में सार्वजनिक निजी साझेदारी का उद्देश्य नहीं है? तो भारत में सार्वजनिक निजी उद्देश्य जो साझेदारी का उद्देश्य क्या नहीं है, या सभी पूंजी प्रधान सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों को अंततः निजी क्षेत्र में हस्तांतरित करने की युक्त है, ये गलत है, इसका उद्देश्य नहीं है। अब कौन कौन सा उद्देश्य है ये भी हमें जानना चाहिए। तो ये सरकार इसमें है, सरकार और निजी क्षेत्र के बीच लोक सेवाओं या आधारिक संरचनाओं की व्यवस्थाओं के बारे में सहमत होनी चाहिए, और निजी क्षेत्र के प्रबंधकीय कौशलों को और सामाजिक प्राथमिकताओं का एक साथ लाने का एक साधन होना चाहिए, और सरकार को विशाल पूंजी व्यय के भार से बचाना और लागत के निर्धारित से अधिक बढ़ जाने के जोखिम को निजी क्षेत्र को अंतरित करना। लेकिन ये डी वाला गलत है। एटलांटिक चार्टर 1941 ने किन्हें आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान करने का संकल्प किया? तो ये किया था सभी उपनिवेशों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीवादी विचार है उसमें किनके बीच संघर्ष मुख्य रूप से अभिव्यक्त नहीं है? तो ये डी वाला ब्राह्मण और दलित, ये वाला नहीं इसमें रिलेटेड है। श्रम और पूंजी में संघर्ष होता है, गांव शहर में संघर्ष होता है, काश्तकार और भूस्वामी। श्रम और पूंजी में गांव और शहर में, काश्तकार और भूस्वामी में संघर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 106 है, विख्यात रूप से महात्मा गांधी के द्वारा प्रयुक्त सविनय अवज्ञा की रणनीति में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो डी वाला ऑप्शन, न्यायपालिका को किसी विधि की व्याख्या लोकहित में करने के लिए कहना, ये गलत है। बाकी और सब सही है, ABC। अब सही हम देख लेते हैं। राजनीतिक बाध्यता को समान प्रश्न के साथ विधि भंग करने का कोई भी प्रकट या विचारित कार्य, विवादित बाध्यता को कोई कार्य जो विषय को लोक अवधान में लाने का पक्ष रखता हो, और किसी विधि के नैतिक अथवा तार्किक औचित्य पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाने का कोई कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107, 6 वाला हमने देख लिया है। कौन सा एक महात्मा गांधी की होम रूल की दृष्टि का जिसकी हिंद स्वराज में रूपरेखा दी गई है, भाग नहीं है? अब जो हिंद स्वराज में रूपरेखा जो दी गई है उसमें कौन सा भाग नहीं है? तो ये संसदीय शासन, ये भाग नहीं है। सामाजिक सुधार है, आत्मनिर्भरता है, ग्राम गणराज्य है, ये तीनों हैं, ये फर्स्ट वाला नहीं है। गांधी जी ने किस सत्याग्रह आंदोलन के दौरान हुई हिंसा को निर्दिष्ट करने के लिए हिमालय जैसी भूल, हिमालयन ब्लंडर पदबंध का प्रयोग किया? तो ये किया था असहयोग आंदोलन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कथन दिया गया है, कारण दिए गए हैं, पूछा गया है। 109 सामाजिक, फर्स्ट कथन है, सामाजिकता संरचित सिद्धांत के रूप में संप्रभुता यथार्थ के साथ परिवर्ती मात्राओं में सदैव विषमता में रही है, और हाल के दशकों में इसे आशंकित और गहन किया गया है। तथापि यही वह आधार है जिस पर अंतर्राज्य व्यवस्था अस्तित्व में है और परिभाषित होती है। तो ये ऑप्शन जो है सही है। लेकिन सेकंड वाला देखते हैं हम, आर्थिक कार्यों के वास्तविक प्रवाह के आधार पर आज सीमाहीन विश्व जो है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में सहभागिता की सार्थक इकाइयों के रूप में राष्ट्र पहले ही अपनी भूमिका खो चुके हैं। तो ये गलत है, ये फर्स्ट वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ओजस्वी और स्वस्थ सिविल समाज को प्रायः उदार लोकतंत्र का एक आवश्यक लक्षण माना जाता है, बिल्कुल सही ये कथन है। नेक्स्ट इसका ऑप्शन है, उदार दृष्टिकोण में सिविल समाज को विकल्प व्यक्तिक स्वतंत्र और व्यक्तिगत दायित्व के क्षेत्र में माना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। दोनों सही है और कथन सही स्पष्टीकरण है दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री सलाहकारों के एक अंतर्गुट के माध्यम से शासन की अन्य शाखाओं पर नियंत्रण कर सकता है? तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, ये वाला जो है ऑप्शन गलत है, फर्स्ट वाला। लेकिन ये सेकंड वाला, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर कार्य करते हैं, ये सही है। लेकिन ये फर्स्ट वाला गलत है। नेक्स्ट यहाँ पे ये दी गई है, बहुत संप्रत्यय दिया गया है पूरा, फिर लेखक दिया गया है उससे रिलेटेड, उनकी लेखक की बुक दी गई है, और बुक में जो विचार दिया गया है वो दिया गया है। लंबी यात्रा, ये माओ से तुंग की है, इनकी बुक है माओ से तुंग की। न्यू डेमोक्रेसी, इसमें जो विचार दिया गया है 10 मुख्य विरोधाभास का विचार दिया गया है। पेरिस कम्यून है, ये है कार्ल मार्क्स की।
इसकी जो इनकी जो कार्ल मार्क्स की बुक है द 18th ब्रूमेयर ऑफ लुई बोनापार्ट, ठीक, द 18th ब्रूमेयर ऑफ लुई बोनापार्ट, इसमें जो कथन दिया गया है, इसमें सापेक्ष स्वायत्तता का विचार है, इसमें ऑप्शन नंबर 7, ठीक। फिर है सामाजिक पूंजी, यहाँ पे फिर डायरेक्ट सामाजिक पूंजी से रिलेटेड है एलेक्स दी टॉकविले, इनकी बुक है डेमोक्रेसी इन अमेरिका, ठीक, डेमोक्रेसी इन अमेरिका। और इससे रिलेटेड जो विचार है बुक में वो है पारस्परिक विश्वास का विचार। फिर आता है राजनीतिक यथार्थवाद, इससे रिलेटेड हांस जे मर्गेंथाउ, इनकी बुक है पॉलिटिक्स अमंग नेशन, इसमें दिया गया है राष्ट्रीय हितों का महत्व, 4th यहाँ पे, ठीक, 4th राष्ट्रीय हितों का महत्व। फिर है नव मानव संबंध है ये चेस्टर आई बर्नार्ड की संप्रत्यय, इनकी बुक है द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। और जो इसमें इससे रिलेटेड विचार है सहकारी व्यवस्था के रूप में संगठन, ठीक, तो ये यहाँ पे ये मिल जाएगा, हाँ ये। नेक्स्ट है ह्रासोन्मुख उपनिवेशवाद, ऐसा वर्ड लिखा है, ये आर पाम दत्त की है, इनकी बुक है इंडिया टुडे, आर पाम दत्त की। इसमें जो विचार दिया गया है वो दिया गया है श्रम का उदय और समाजवाद। डायरेक्ट आ जाओ यहाँ 8वें नंबर पर। अब नेक्स्ट है अभिकल्प क्रियाकलाप। अभिकल्प क्रियाकलाप किसका है? ये है हर्बर्ट ए साइमन का, इनका ये कथन है संप्रत्यय। इनकी बुक है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर और इसमें जो दिया गया है वो परिबद्ध बौद्धिकता दी गई है। विचार पुस्तक में जो विचार है एक देश में समाजवाद B.I. लेनिन का है, इनकी बुक है द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन और इसमें जो दिया गया सिद्धांत वो दिया गया है सापेक्ष स्वायत्तता। ठीक, तो ये सारा देख लीजिएगा। यहाँ पे हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस हो गया। तो